उसके नोटेशंस में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पर देखने वाले, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यदि मैं बोलूं कि जो भी प्लेन कार्बन स्टील्स हैं मोस्टली डेजिग्नेटेड बाय द 4 डिजिट, ठीक है। तो जो हमेशा और हमेशा वो इस तरह के 4 डिजिट में आई, ए आई, एस आई, ठीक है, ए आई एस आई और डैश एस ए ई, इस तरह का इसका नोटेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये ए आई एस आई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी सुन लो कि अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका ये है। और एसएई का फुल फॉर्म आपको पता ही है सबको कि सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये नोटेशन होता है सारे प्लेन कार्बन स्टील का, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं पर भी AISI दिखेगा, इसका मतलब वो क्या है, आपका प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप ये बता सकते हो कि AISI नहीं, ये तो केवल क्या हो गया, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन हो गया। अब मैंने लेट से कि AISI 1010 किया, ठीक है। तो जब भी ये जो स्टार्टिंग के जो दो नोटेशन है 10, ठीक है, इट ऑलवेज सिग्निफाइज द प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। जब भी AISI के बाद यदि 10 मैंने कहीं पर भी लिख दिया, मतलब वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्लेन कार्बन स्टील को। आर गेटिंग दिस, ठीक है। अब यदि मैंने ये 10 लिखा है, ठीक है, या इसी तरह का एक और स्टील होता है AI 10 20 10 30, ठीक है। तो ये जो 20 है या 30 है, इट इज indicate the nominal carbon content in the steel of 100, ठीक है, of the percentage। मतलब सीधी सीधी बात करें तो ये 30 क्या शो कर रहा है, 0.3% ऑफ कार्बन, ठीक है। ये 20 क्या शो कर रहा है, 0.2% ऑफ कार्बन। आर यू गेटिंग दिस? तो ये केवल एक नोटेशंस हैं जो कि आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप देखें तो ये तो मैंने केवल कार्बन के परसेंटेज की बात की, यदि आप इसमें बोल सकते हैं कि इसके अलावा इसमें मैग्नीज भी होता है, या कुछ में आप बोल सकते हैं कि सल्फर भी होता है, ठीक है। तो मे भी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस आप केवल ये ध्यान रखो कि ये 0.30 क्या शो कर रहा है, इट शोज 0.2। यदि मैंने 30, यदि मैंने आप कहीं पर भी स्टील इस तरह का लिखा ASI 1030, इस 30 का मतलब क्या है, 0.3% ऑफ कार्बन स्टील। 20 का मतलब क्या है, 0.2% ऑफ कार्बन स्टील। और 10 ऑलवेज सिग्निफाइज फॉर द प्लेन कार्बन स्टील। क्लियर है? अब इसका एक टेबल है, उस टेबल को हम इन ब्रीफ समझते हैं कि भाई मैं केवल एक की बात करूंगा, आप चाहो तो ये टेबल पूरा डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, या मैं आपको लगे तो दे दूंगा उसका PDF या JPG में, ठीक है। तो समझ लो कि ये मैंने लिखा कि मेरा कोई जो स्टील है दैट इज AISI 1010, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1010, पहला 10 किसके लिए है, प्लेन कार्बन स्टील के लिए, दूसरा 10 किसके लिए है, 0.1% ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन, और इसी में 0.4% क्या होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है। और ये हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग दोनों से ही बनाया जा सकता है। फिर इसकी स्ट्रेंथ कुछ देके रखता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें देके रखी है कि भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर स्टील के लिए यदि हम कैलकुलेट करें या मे भी ऑब्जर्व करें तो इट्स रेंज इज 276 टू 440, ठीक है। और यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है इसका 179, ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी लिख रहा हूँ मैं मेगा पास्कल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है दैट इज 179 टू 310, ठीक है। इसका इलांगेशन का परसेंटेज यदि हम देखें तो इलांगेशन का परसेंटेज होता है 28 से लेके 47%। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। इसकी एप्लीकेशंस देख लें हम यदि, तो टिपिकल एप्लीकेशन यदि इसकी हम देखें किसकी, ASI 1030, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस होती है शीट एंड स्ट्रिप फॉर ड्राइंग, ठीक है। मतलब यदि आप जो शीट्स बना रहे हैं, शीट एंड स्ट्रिप फॉर किसके लिए होता है, ड्राइंग के लिए। ड्राइंग ऑपरेशंस करते होंगे ना आप लोग, वायर ड्राइंग,
कप्स जो बनते हैं, ठीक है, वायर जो बनते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, नेल्स, स्क्रू, ठीक है। तो इस सारे टिपिकल एप्लीकेशंस में इस पर्टिकुलर स्टील का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इसी तरह से आप बाकी के स्टील्स को भी, जैसे 1020 हो गया, 1060 हो गया, 100 होता है, 195 होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके टिपिकल कार्बन स्टील के प्लेन कार्बन स्टील है, ठीक है। अब इसमें लो कार्बन स्टील कौन सा होगा? ऑब्वियस है, मैं इसका रेंज बता ही चुका हूँ, क्योंकि 0.2% से कम होगा तो वो लो कार्बन, 0.2 से 0.2 से यदि हम बात करें 40 तक तो क्या हो जाएगा? मीडियम। और 460 के बाद की बात करें तो क्या बोल जाएंगे हम उसको? हाई कार्बन स्टील बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा आज का, जैसे हमने जहाँ पर स्किप किया था उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज माय नाइट राइडिंग, ठीक है। एंड इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आप बोल सकते हो कि नाइट राइडिंग, आपको यदि हाई ट्रीटमेंट आता है तो आपको नाइट राइडिंग आना मैंडेटरी है, मतलब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यदि नाइट राइडिंग नहीं आता है मतलब आपने हीट ट्रीटमेंट सही से नहीं पढ़ा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और नाइट राइडिंग की यदि मैं बात करूं तो अब जो भी मैं ट्रीटमेंट्स की बात करूंगा वो सारे के सारे सरफेस हीट ट्रीटमेंट्स की बात करूंगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगा या फिर मैं कुछ पॉइंट बोलते भी जाऊंगा, तो उन पॉइंट्स को या तो सुनते जाइए, लिखते जाइए, या फिर नहीं लिख सकते हैं तो मैं जैसा यहाँ पर समझा रहा हूँ वो एक्सप्लेन, जितना भी मैं लिख रहा हूँ वो सब का सब आप लिखते चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज समझ लें कि ये क्या है। सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइडिंग इज कॉमनली यूज्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, किसके लिए यूज करते हैं? कॉमनली यूज्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर केस, CASE, ठीक है, मतलब बाहर के सरफेस की बात करें तो केस हार्डनिंग ऑफ स्टील्स, ठीक है। केस हार्डनिंग के लिए हम करते हैं, ये बात समझ में आती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर अदर मटेरियल्स, जैसे कि हम टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और मोलिब्डेनम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टील के लिए ही नहीं करते हैं इसका यूज। इट इज ऑल्सो यूज फॉर टाइटेनियम, मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है। इसका जो भी लाइट, जिसमें जहाँ पर हमको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए और बिल्कुल एकदम लाइट वेट चाहिए, तो हम उस केस में हमेशा एल्यूमिनियम प्रेफर करते हैं, ठीक है। और वो हमारा कंसर्न नहीं है, मतलब हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर समझिए कि नाइट्राइडिंग का यूज स्टील के अलावा टाइटेनियम, मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम में भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अब कैसे करते हैं उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। पर ये समझ लीजिए कि हम करते क्या है, ठीक है, मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल, तो आप चाहो तो सब हेडिंग लिख लो, या नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, या पॉइंट लिख लो नया, ठीक है। तो द बेसिक प्रिंसिपल behind the process relates to diffusion of nitrogen, to diffusion, क्या होता है नाइट्रोजन का? डिफ्यूजन होता है, ठीक है। रिलेट टू डिफ्यूजन ऑफ, किसका डिफ्यूजन? नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इनटू सरफेस ऑफ मेटल, इनटू या ऑन भी बोल सकते हैं, इनटू सरफेस, सरफेस ऑफ मेटल टू प्रोवाइड केस हार्डनिंग, ठीक है।
बस ये ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का डिफ्यूजन कर रहे हैं। किस पे डिफ्यूजन कर रहे हैं, जो भी मेटल या जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, आइदर इट इज इन द केस ऑफ स्टील या एल्यूमिनियम, जो भी हो, उसका नाइट्रोजन का डिफ्यूजन कर रहे हैं। कहाँ पर, उसकी सरफेस पर। क्लियर है? सिंस इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट for the case hardened product all machining should be done going before the nitriding process। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सारी जो मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आप मशीनिंग प्रोसेसेस जैसे लेथ ऑपरेशंस हो गए या ड्रिलिंग ऑपरेशंस हो गए, या यदि मैं गियर्स की बात करूं तो सारे जो गियर के मैन्युफैक्चरिंग के जो भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो नाइट्राइडिंग के पहले आपको परफॉर्म एनी हाउ करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो उसका सरफेस क्या हो जाएगा, हार्डन्ड हो जाएगा, और उसको आपको मशीन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ कि इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द नाइट्राइडिंग प्रोसेस द पार्ट टू बी केस हार्डन्ड। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको लिख लो मेरे साथ साथ, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, जो लिखना चाहते हैं तो लिख ही लेंगे। ड्यूरिंग the nitriding process, the part to be part to be case hardened, मतलब जिसको भी हमको क्या करना है, केस हार्डन करना है, उसकी बात करें। ठीक है, इस फर्स्ट हीटेड, मतलब इसको हम क्या करेंगे, हीट करें। ठीक है, फर्स्ट हीटेड टू अ टेम्परेचर। अब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो इट इज अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 500 डिग्री सेल्सियस, इट मे बी पॉसिबल +15 या -15 हो सकता है। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि हमको उसका जो हार्डनिंग करना है वो किस अमाउंट में करना है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस या कंपोनेंट टू कंपोनेंट, चीजें वैरी कर सकती हैं। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस इन अ स्पेशल कंटेनर, in a special कंटेनर। अब स्पेशल कंटेनर का मतलब क्या हो गया, पूरा ऐसा कंटेनर होना चाहिए केवल जिसमें क्या हो, जो भी नाइट्राइटिंग एटमॉस्फेयर हो वो नाइट्राइटिंग एटमॉस्फेयर ही होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल कंटेनर थ्रू विच जहाँ पर क्या होना चाहिए, अमोनिया। ठीक है, थ्रू विच अमोनिया मतलब NH3 गैस इज पास्ड। ये समझ में आ गई बात, तो ये केवल प्रोसेस का एक गैस इज पास्ड। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भैया ये होना जरूरी है। ठीक है, NH3 एट दिस टेम्परेचर, तो जिस कितना टेम्परेचर लिया हम, 500। ठीक है, तो आगे लिखिए NH3 इस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसका जो कंपोनेंट है वो अलग हो जाता है। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर ब्रेक्स इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन thus becomes available for diffusion process। ठीक है, मतलब यहाँ पर केवल नाइट्रोजन है जो कि डिफ्यूजन के लिए अवेलेबल होता है। नाइट्रोजन इज thus available for diffusion। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे मैं पूछने वाला हूँ कि भैया क्या करा था इस प्रोसेस में, जैसे हितेश साहू, संदीप गोवंशी, available for diffusion through the surface and form nitrites। ठीक है, and form nitrites, hence this process is called nitriding process। तो इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो hence this process is called nitriding process। क्लियर है? तो ये प्रोसेस को आप नाइट्राइडिंग प्रोसेस बोल सकते हो।
ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो बस इतना ध्यान रखो कि जिस भी पार्ट को आपको क्या करना है, नाइट्राइडिंग करना है, उसको हम कितना 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। ठीक है, कहाँ हीट करते हैं, स्पेशल कंटेनर होता है जिसमें पूरा का पूरा अमोनिया गैस भरा होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल होता है किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए, थ्रू द सरफेस एंड फॉर्म नाइट्रेट, और वो क्या बना लेता है सरफेस पर, नाइट्राइट बना लेता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब nitriding treatment is very useful because hardened surface becomes scratch resistance। obvious है कि यदि आपने सरफेस को हार्ड कर दिया तो स्क्रैच रेजिस्टेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। अब यदि उसकी सरफेस में इंप्रूवमेंट आया है तो उसकी वजह से उसका जो फटिंग स्ट्रेंथ है या रेजिस्टेंस टू एब्रेजन है वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए किसलिए वेरी यूजफुल, बिकॉज हार्डन सरफेस बिकम्स स्क्रैच रेजिस्टेंस। ठीक है, स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसका हायर फटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, और उसमें रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, एब्रेजन सॉरी रेजिस्टेंस टू एब्रेजन भी बढ़ जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमनली इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, जैसे कि हम गियर्स के केस में, कैम्स के केस में, और शाफ्ट या जो भी उसके मोल्ड या डाइज या टूल्स जो होते हैं या वॉल होंगे, इन सब के केस में हम नाइट्राइडिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब नाइट्राइडिंग प्रोसेस कैन बी रीहीटेड एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड द नाइट्राइडिंग टेम्परेचर। ठीक है, मतलब यदि हम उससे ज्यादा कर दें तो उस केस में हम उसको नाइट्राइडिंग प्रोसेस में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो आप बोल सकते हो कि जैसे आपने उसको रीहीट कर दिया, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस के बाद अगेन उसको वो नाइट्राइडिंग टेम्परेचर गेन नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात करें यदि हम तो प्रोडक्ट इज हीटेड रिपीटली लूजेस, आपने मान लो ज्यादा कर दिया तो उसका जो सरफेस का फिटनेस उसको जो अचीव करना चाहिए था वो अचीव नहीं करता। ठीक है, and thus for successful nitriding the steel to be case hardened by nitriding process is contained strong nitriding forming elements जैसे एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये भी हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं यदि हमको यदि चाहे तो। ठीक है, हाँ लेकिन अच्छा एक चीज और आप इसमें समझ कि द फॉलोइंग कुछ 3 तरह की प्रोसेस हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या समझाया कि जो भी आपका गैस का कंटेनर होगा वो क्या होगा, केवल बाहर बाहर होगा, मतलब उसमें केवल गैस ही होगी। ठीक है, बट इट मे बी वो लिक्विड भी हो सकता है या फिर प्लाज्मा भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ नाइट्राइडिंग प्रोसेसेस, नंबर 1 इज गैस नाइट्राइडिंग। ठीक है, तो लिख लें आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्राइडिंग प्रोसेसेस। नंबर 1 इज गैस नाइट्राइडिंग, जो अभी मैंने देखा है उसी तरह का होता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो गैस नाइट्राइडिंग होता है। सेकंड वन इज सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा नाइट्राइडिंग। ठीक है, तो जनरली इंडस्ट्री में जो मोस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट होंगे जिसमें हार्डन सरफेस बिल्कुल कुछ थिकनेस कुछ एमएम के लिए करना हो तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें जो हार्डन सरफेस का जो वेरिएशन है वो 0.1 से लेके 0.3 mm तक हम केवल इसको उसकी सरफेस को हार्ड करते हैं, बाकी पूरा कंपोनेंट हार्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं गैस नाइट्राइडिंग को। ठीक है, तो गैस नाइट्राइडिंग ऑब्वियस है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो भी इसका एटमॉस्फेयर होगा, मतलब कंटेनर में जो भी होगा वो कंटेनर में क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिच गैस होगा। ठीक है, मतलब उस कंटेनर में नाइट्रोजन होगी, पूरी नाइट्रोजन रिच गैस सच एज अमोनिया। ठीक है, सच एज अमोनिया। ठीक है, एंड modern nitriding equipment have a good control system
तो नाइट्राइडिंग इफेक्ट कैन इजीली बी कंट्रोल, मतलब आपके पास ऐसे सेंसिटिव कंपोनेंट्स या पूरी असेंबली होना चाहिए जो कि पूरी तरह से उस नाइट्रोजन गैस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, मतलब एक बार सब कंटिन्यूअसली उसका सर्कुलेशन होता रहे। ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर द नाइट्राइडिंग प्रोसेस the surface of the product to be hardened such as clean through and there not be any oil, grease and cutting fluid on the surface of the nitride। ठीक है, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, उसकी सरफेस पर ना तो ऑयल हो, ना कोई ग्रीस हो, और ना ही कोई कटिंग फ्लूइड हो। ठीक है, जो कि उसकी सरफेस पर रिएक्ट कर जाए, मतलब ये कटिंग फ्लूइड, लेट्स से ये कोई भी कटिंग फ्लूइड है, ये कटिंग फ्लूइड इस नाइट्रोजन के साथ या अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो मे बी हम जो सरफेस की हार्डनिंग चाह रहे हैं वो ना मिलकर हमको दूसरा कुछ कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे कंपोनेंट के लिए हार्मफुल होगा या हमको जो भी हार्डनेस चाहिए वो नहीं मिलेगी। एंड अमोनिया में भी टॉक्सिक, ऑब्वियस है, टॉक्सिक होता है, तो इसका जो भी प्रोसेस है वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ करना होगा। यदि कहीं पर भी कुछ भी लीकेज होता है तो पूरा मतलब जो भी आसपास के जो वर्कर हैं उनके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये गैस नाइट्राइडिंग आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कम्स टू द सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। ठीक है, तो सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग क्या होता है ये समझते हैं। तो सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग की यदि मैं बात करूं, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग का मतलब होता है कि रिच सॉल्ट सच एज साइनाइड इज यूज्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन रिच सॉल्ट बाथ। ठीक है, या नाइट्रोजन रिच सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि सच साइनाइड। रिपीटिंग दिस, ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड का फॉर्मूला आई थिंक आप सबको पता होगा, NaCN होता है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। Cyanide being highly toxic, proper precautions must be taken for the disposal and use of salt bath will be done controlled manner as per the environment laws। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि साइनाइड प्रोसेस करने के लिए आप कहीं पर भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले तो आपको गवर्नमेंट से या जो भी अथॉरिटी है एनवायरमेंट वाली, उससे आपको परमिशन लेना होती है, देन यू कैन गो फॉर दी प्रोसेस। ठीक है, तो ये बड़ा, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है और इसको डिस्पोज करना भी अपने लिए मतलब ज्यादा हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जो भी अथॉरिटी है उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इस प्रोसेस में आप टेम्परेचर अराउंड 550 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जा सकते हैं, और 550 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के बाद उसको मतलब आपने जो भी सैंपल था यहाँ तक 550 डिग्री सेल्सियस तक लेकर गए, और जो भी आपका सॉल्ट बाथ है या जहाँ भी जो भी कंटेनर है जिसमें सॉल्ट बाथ आपने प्रोसेस के लिए रखा है, तो सॉल्ट बाथ फॉर द नाइट्राइडिंग जनरली डोनेट्स द कार्बन इन द एडिशन टू नाइट्रोजन गैस। ठीक है, मतलब इसमें कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों ही जाके उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को एमलगेमेशन ऑफ नाइट्राइडिंग भी या कार्बोराइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ना ऐसा ना बोल के आप सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग ना बोल के आप ऐसा भी बोल सकते हैं नाइट्रो कार्बोराइजिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। क्लियर है? तो द सॉल्ट नाइट्राइडिंग प्रोसेस इज मच क्विकर एज कंपेयर टू गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस। मतलब केवल इसका एक बेनिफिट है कि हम एक तो ज्यादा टेम्परेचर तक इसको लेके जा सकते हैं, सैंपल को मतलब प्रोसेस कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि इसका जो रेट है वो क्या है, फास्ट है। मतलब जैसे आपने उसका जो सैंपल लेट से कि 1 आवर में उसके सैंपल यदि बात करें हम 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें 1 आवर में आप हो सकता है 35 या उससे भी ज्यादा सैंपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी साइज है सॉल्ट बाथ का या कंटेनर का यूज कर रहे हो कितना है। ठीक है, आगे भी हम बात करें लास्ट
और इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा नाइट्राइडिंग। ठीक है, प्लाज्मा नाइट्राइडिंग वैसे जनरली आप इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में देखो बहुत रेयरेस्ट देख पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस नाइट्राइडिंग प्रोसेसेस। अच्छा, प्लाज्मा का मतलब आपको समझ में आता है, प्लाज्मा नाइट्राइडिंग। ठीक है, तो प्लाज्मा नाइट्राइडिंग हैज नंबर ऑफ सिनोनिम्स सच एज आयन नाइट्राइडिंग, क्योंकि आप प्लाज्मा का मीनिंग ही क्या होता है, आप उसको क्या करते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपने प्लाज्मा वेल्डिंग भी की भी बात सुनी होगी कहीं। ठीक है, तो या ज्वाइनिंग प्रोसेस में आप पढ़ोगे इसको, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे थे, उसको आयंस में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो आयंस नाइट्राइडिंग या प्लाज्मा नाइट्राइडिंग जो है वो लो डिस्चार्जिंग या नाइट्राइडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा नाइट्राइडिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्री एज अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस केवल मेटेलिक मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। इन प्लाज्मा नाइट्राइडिंग, तो आप इसको सीधा ये याद रखो कि किसमें डिवाइड हो जाता है, आयंस में। ठीक है, in plasma nitriding, the reactivity of nitriding media is not due to the temperature, but due to the ionized state of the gas। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझ लीजिए आप कि जब भी नाइट्राइडिंग, प्लाज्मा नाइट्राइडिंग को आपको एक्सप्लेन करना हो तो इस चीज को मत भूलिएगा। ठीक है, the reactivity of nitriding media, the reactivity of nitriding media, nitriding media is not due to temperature। ठीक है, किसकी वजह से नहीं होता, is not due to, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि भाई टेम्परेचर की वजह से होता है, नहीं होता है। ठीक है, is not due to temperature but due to the ionized state of the gas। ठीक है, but due to the ionized state of gas। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। In this technique, intense electric field are used to generate ionized molecule of the gas around the surface of the nitride। ठीक है, मतलब जो भी जिस भी सरफेस का आपको करना है उसके आसपास आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, जिससे कि वो गैस जो है वो टूट कर क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है, एंड दिस हाईली एक्टिव गैस एंड आयनाइज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो आयनाइज मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मा नाइट्राइड। द गैस is used for plasma nitriding is generally pure nitrogen because of unlike gas nitriding, no spontaneous decomposition is needed here। In plasma nitriding process, close control of the nitrided microstructure is possible। मतलब आप जितना सरफेस का थिकनेस नाइट्राइडिंग का चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, उतना आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मतलब आप लेट से कि आपको 0.1 mm तक की हार्डनेस चाहिए, तो आप इस टेक्निक की हेल्प से, प्लाज्मा नाइट्राइडिंग की हेल्प से भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इन द this close control of microstructure enhance the performance of the product, reduce wear। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कंट्रोल दी this close the control of microstructure, control of microstructure enhances, क्या enhance कर सकता है इसकी वजह से, तो ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस वियर। ऑब्वियस है कि हम क्या कर रहे हैं, सरफेस का हार्डनेस बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस है वियर क्या होगा, कम हो जाएगा। रिड्यूस वियर, प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ स्पान एंड इंक्रीज फटिग लाइफ। ठीक है, तो और इसकी वजह से उसका जो फटिग लाइफ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अ प्लाज्मा नाइट्राइडेड पार्ट इज यूजुअली रेडी फॉर यूज, it requires no machining or polishing or any other post nitriding operations। तो जो गैस नाइट्राइडिंग एंड सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग, सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग में एक्चुअल में उसके ऊपर फ्लैक्स कुछ जम जाते हैं, या फिर जो भी सॉल्ट बाथ है उसके ऊपर जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको उसका पोस्ट नाइट्राइडिंग प्रोसेस भी करना होता है। लेकिन
प्लाज्मा नाइट्रेटिंग प्रोसेस में आपको उसका पोस्ट नाइट्रेटिंग प्रोसेस ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो किसी का कुछ क्वेरी हो नाइट्रेटिंग से रिलेटेड तो बताएं बेटा। किसी का कुछ क्वेरी है क्या? पिंटू परमार बताओ भैया, समझ में आ गया तुमको तीनों नाइट्रेटिंग? सर थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, बाकी मैं बाहर हूँ और पुराना भी सब पढ़ा हुआ नहीं, तो ध्यान कम था सर। अच्छा, चलो मैं आपको इसका आज जेपीजी जो है मैंने पढ़ाया वो दे दूंगा, ठीक है ना? तो आई थिंक आ जाएगा समझ में। लेकिन कहीं और कंफ्यूजन लग रहा है क्या कि बिल्कुल ही नहीं आया? ऐसा तो नहीं हुआ? बोलो भाई, उत्कर्ष। ये सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उत्कर्ष यस सर। आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, एक नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं अपन, साइनाइडिंग, ठीक है। और बस अपना ये टॉपिक कार्बोनाइट्रेटिंग बचा है और फ्लेम इन इंडक्शन हार्डनिंग बचा है, ठीक है। तो मैं कल ये प्रोसेस भी कंप्लीट करा ही दूंगा, ठीक है। आप हो सकता है अभी कर दें, तो देखते हैं, है ना? तो ये प्रोसेस का मैं एक ब्रीफ, मेरे पास समरी भी है, वो समरी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? चलो, तो अभी पहले अपन साइनाइडिंग देखते हैं, फिर आई थिंक ये पूरा यूनिट अपना इसके बाद पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना? कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं हार्डनेस ब्यूटी जैसा, तो वो भी कवर करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो पहले अभी ये साइनाइडिंग देखें, फिर अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि एक दो टॉपिक ही छूट रहे हैं अपने। साइनाइडिंग की बात करें तो साइनाइडिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस इज अ क्विक एंड इकोनॉमिक केस हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये क्विक है, ठीक है, मतलब जल्दी से होने वाला है, और इकोनॉमिकल है। तो ऑब्वियस है, यदि जहां भी इकोनॉमी की बात है, मतलब कंपनी के लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया। क्विक एंड इकोनॉमिक केस हार्डनिंग प्रोसेस, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा, किस केस में? साइनाइडिंग के केस में, ठीक है। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनाइडिंग बिकॉज इन दिस प्रोसेस साइनाइड, सॉल्ट, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड को हम यूज करते हैं, ठीक है। या तो हम सोडियम साइनाइड यूज करेंगे या पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। एसेंशियली लो कार्बन स्टील पार्ट इज इमर्स इन द मोल्टन साइनाइड सॉल्ट बाथ फॉर हाफ एन आवर, मतलब 1-1.5 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम एक किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसके अंदर उसको रख देते हैं। और जो भी मेरा साइनाइडिंग का जो सॉल्ट बाथ है उसका टेम्परेचर इज अराउंड 760 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता है मेरा, इसको हम बोलते हैं मीडियम टेम्परेचर साइनाइडिंग। और यदि मैं टेम्परेचर 930 या उससे भी ज़्यादा 950 अराउंड तक रखता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ हाई टेम्परेचर साइनाइड, क्लियर है? ठीक है। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं दिस प्रोसेस, तो हम इस साइनाइडिंग का मतलब क्या हो गया कि या तो हम सॉल्ट जो भी यूज कर रहे हैं साइनाइड सॉल्ट यूज करते हैं। तो साइनाइड सॉल्ट कौन सा है? साइनाइड सॉल्ट का यूज करते हैं, आइदर दी सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो आप लिख लें इसको, या तो आप इसमें सोडियम साइनाइड का यूज करते हो या फिर पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं, इसलिए आप उसको साइनाइडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो और जो भी आपका स्टील का पार्ट है उस स्टील के पार्ट को आप मोल्टन साइनाइड सॉल्ट बाथ में, ठीक है, जो भी स्टील पार्ट है जिसको भी आपको क्या करना है, साइनाइडिंग करना है, उसका आप स्टील पार्ट को साइनाइडिंग के साइनाइड सॉल्ट बाथ में फॉर हाफ एन आवर, मतलब लगभग 90 मिनट के लिए या 60 टू 90 मिनट के लिए, ऐसा बोलना चाहिए कायदे से। 60 टू 90 मिनट के लिए हम उसको उस मोल्टन सॉल्ट बाथ में रखते हैं। अब यदि आप मीडियम टेम्परेचर साइनाइडिंग कर रहे हो तो ये टेम्परेचर रेंज में रखोगे, और यदि हाई टेम्परेचर साइनाइडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे रखोगे, ठीक है।
and thereafter the part is quenched and rinsed in oil or water to obtain the hardened surface। और उसके बाद इस टेम्परेचर पर मेंटेन किया इतनी देर के लिए और इसको उठाया और फिर क्वेंच कर दिया। ठीक है, तो अगली चीज लिखें, thereafter the part is quenched। ठीक है, अब किस में क्वेंच कर रहे हैं अपन, इन ऑयल और वाटर। ठीक है, to obtain the harder surface is free from, to obtain hardened surface। अब इसमें डालने का एक और रीजन है कि हमको साइनाइड को क्या करना है, हटाना। hardened surface is free from, किससे अलग होगा, is free from cyanide। ठीक है, as well is well known, cyanides are extremely poisonous। हमको ये पहले भी हम समझ ही चुके हैं। This heat treatment process provides only thin hard layer, but this layer is harder than the one obtained by the case carburizing process। मतलब ये आप ऐसा बोल सकते हो कि ये केस कार्बोराइजिंग प्रोसेस जो होता है उससे भी ज्यादा ये हार्ड सरफेस बनाता है। ठीक है, तो उसका सरफेस का जो थिकनेस है, लेयर का जो थिकनेस है वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसका जो हार्डनेस है एज कम्पेयर टू केस कार्बोराइजिंग प्रोसेस उसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, साइनाइडिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट surface harder and thus provide better wear resistance, also increase the fatigue life of the product। ठीक है, तो साइनाइडिंग is used for the product surface harder। obvious है कि हम सारी surface hardening process देख रहे हैं तो surface harder करेगा और इसकी वजह से उसका wear resistance की प्रॉपर्टी enhance होगी, better wear resistance प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से fatigue life उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, लिटिल आर नो डिस्टॉर्शन ऑन द शेप ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि यदि हम उसको क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसको आपने हीट किया तो ऑब्वियस है उसकी जो भी डायमेंशनल एक्यूरेसी है या जिसपे जो डायमेंशनल चेंजेस हैं वो होना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ साइनाइडिंग हमको या तो बहुत ही स्मॉल या फिर लिटिल आर नो डिस्टॉर्शन, ठीक है, of the shape of the product, shape of the product takes place in cyaniding process, takes place in cyaniding process। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। The cyaniding process work on the principle of diffusion of carbon as well as nitrogen। तो यहाँ पर दोनों का ही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है gas into the surface layer of the steel product, and this result the formation of the carbide and nitride and thus providing on the surface। ठीक है, अच्छा एक डिसएडवांटेज भी है वो भी समझ लो। The disadvantage of cyaniding process is high cost and toxicity of the cyanide salt। ठीक है, एक तो टॉक्सिक होता है कौन, साइनाइड सॉल्ट, और इसका जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू नाइट्रेटिंग प्रोसेस वो ज्यादा होता है। ठीक है, in the view of highly toxic nature of the cyanide salt, it is important to adopt special measure to protect workers and environment। ठीक है, तो इसलिए हमको इसके लिए ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिकॉशंस रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनाइट्रेटिंग की। कार्बोनाइट्रेटिंग और जो भी आगे के प्रोसेसेस हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब पूरा हम यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम यूनिट नंबर 3 बाकी के अब जो यूनिट आएंगे वो एक्चुअली थोड़े से हम फास्ट भी हो जाएंगे और टॉपिक थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसका जो भी साइंस है साइंस को फटाफट समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताएं बेटा, कुछ डिफिकल्टी है क्या इसमें, इस टॉपिक में अभी तक जो हमने समझा?